गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने जाना था उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। कौन कौन से कारक थे? कच्चा माल है, श्रम है, पूंजी है, बाजार है, जल है और इलेक्ट्रिसिटी है, भूमि है, परिवहन है, संचार है। इनमें से यदि जैसे कि परिवहन को क्या हो, परिवहन की व्यवस्था अच्छी ना हो, जहां पर उत्पादन किया गया है उद्योगों में, कोई भी उद्योग लगाया गया है उसमें जो उत्पादन किया गया है वहां से अगर बाजार तक उत्पाद को पहुंचाने की जो परिवहन व्यवस्था है वो अच्छी ना हो तो उत्पादन क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा, है ना। तो ऐसी बातें हमने लास्ट क्लास में जाने थे कि ये सारे जो कारक हैं ये क्या करते हैं? उद्योगों को प्रभावित करते हैं, इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं। जो इंडस्ट्री होती है वो खुद एक सिस्टम की तरह है। क्या है? एक सिस्टम की तरह है। इंडस्ट्री सिस्टम, औद्योगिक तंत्र, जैसे आपने लास्ट क्लास में जो कि कृषि से जुड़ा हुआ था आपने जाना था वो भी क्या है? एक सिस्टम की तरह काम करता है। तो ये भी क्या है? एक सिस्टम की तरह है। इसके अंतर्गत सिस्टम में क्या क्या शामिल है? सिस्टम है तो कुछ शामिल होगा। क्या शामिल होगा? कई चीजें शामिल होंगी, जैसे कि निवेश, इन्वेस्टमेंट, है ना। प्रक्रम, प्रक्रम क्या होता है? प्रोसेस, प्रोसेसिंग यहाँ पर की जाएगी इस चरण में। और थर्ड है निर्गत। क्या है? निर्गत, आउटपुट, उत्पाद प्राप्त हो जाता है। जो भी बनाया जा रहा है वो यहाँ प्राप्त हो जाएगा। कोई भी उद्योग लगाया गया है, ध्यान रखना है हमें, जो भी उद्योग लगाया जाएगा जैसे कि लोहा है, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी मिल है, तो हम सब जो सामान हमारे पास उपलब्ध है आसपास, इसका कोई ना कोई तो उद्योग होगा ना। हाँ, तो किसी भी उद्योग के लिए कुछ निवेश किया जाएगा। जैसे कि क्या निवेश होगा? कच्चा माल। ये मूलभूत बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इंडस्ट्री आगे हम पढ़ेंगे, जैसे लोहा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, तो उसमें कच्चा माल क्या लगेगा ये हम जानेंगे। लेकिन इंडस्ट्री कोई भी लगे उसमें कच्चा माल तो चाहिए होगा, तो कच्चा माल। इसके साथ ही श्रम, लेकिन कैसा? सस्ता श्रम। कैसा श्रम? सस्ता। लेबर कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भूमि की लागत, कहीं भी उद्योग लगाया जाएगा तो उसके लिए भूमि तो चाहिए होगी ना। या तो भूमि खरीदी जाएगी या तो रेंट पर होगी, तो उसका पेमेंट किया जाएगा, तो उसकी क्या हो जाएगी? लागत। पेमेंट किया जा रहा है तो खरीदी जा रही तो भी भूमि की लागत क्या है। इसके अतिरिक्त निवेश के तौर पर उद्योग के क्रम में क्या होगा? जल, पानी की आवश्यकता होगी। जल उपलब्धता, कोई भी उद्योग लगेगा उसके लिए जल क्या है? आवश्यक है, जल भी आवश्यक है। प्लस जो भी उत्पाद बना है उसे, उस उत्पाद को बाजार तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? परिवहन चाहिए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, पक्की सड़कें चाहिए, तो परिवहन। ये भी क्या है? निवेश है। यदि ऐसी जगह उद्योग लगाया गया है जहां पर परिवहन की सुविधा अच्छी नहीं है तो जो भी उत्पाद बन रहा है उसकी लागत बढ़ जाएगी और वो इंडस्ट्री भी क्या वहां पर बहुत अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगी और वहां के लोगों को अच्छा लाभ भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि जब उत्पाद बिकेगा ही नहीं तो क्या वो इंडस्ट्री प्रोडक्शन करेगी? नहीं करेगी। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बिजली, बिजली की भी बहुत आवश्यकता है एक निवेश के तौर पर। और भी बहुत सारे निवेश की आवश्यकता पड़ती है जिसको आप अन्य के अंतर्गत रख लेंगे, लेकिन बड़े तौर पर आपको जानना आवश्यक है कोई भी उद्योग लगाया जाए उसमें कच्चे माल की आवश्यकता अवश्य होगी, श्रम चाहिए जो कि सस्ता होना चाहिए, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, पानी जरूर होना चाहिए, परिवहन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, विद्युत उपलब्ध होना चाहिए कम दर पर, है ना, सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध होनी चाहिए, बिजली उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये निवेश के अंतर्गत आएगा। कोई भी इंडस्ट्री लगाते समय ये सब ध्यान रखना होगा और इसकी आवश्यकता
होगी। इसके बाद इन सब का उपयोग करके जो कुछ निवेश है ना, कच्चा माल है, श्रम, भूमि पर तो इंडस्ट्री ही लगेगी, पानी की मदद से, इन सब की मदद से क्या किया जाएगा? प्रोसेस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं। कई तरह के क्रियाकलाप, क्योंकि ये अगला चरण है। जैसे कच्चा माल लेकर क्या करना? आगे किसी भट्टी में डालना, उसको मेल्ट करना, फिर आगे एक प्रक्रिया है जिसके तहत कोई उत्पाद बनेगा लास्ट में। तो ऐसे कई चरण होते हैं। तो कई तरह के इसमें क्रियाकलाप होते हैं जो कच्चे माल को क्या करते हैं? परिष्कृत करते हैं। जो कच्चे माल को या कच्चे माल का उपयोग करके उसे उत्पाद बनाते हैं, फाइनल उत्पाद, फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। परिष्कृत करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिख सकते हैं। और यहाँ दूसरे चरण में प्रोसेसिंग होगी, है ना? और थर्ड में हमें उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, अंतिम उत्पाद। क्या बनाने के लिए हमने ये इंडस्ट्री खड़ी की थी? क्या बनाने के लिए? जैसे खिलौने बनाने के लिए इंडस्ट्री खड़ी की, या सूती वस्त्र उद्योग है तो सूती कपड़ा बनाने के लिए इंडस्ट्री खड़ी की और स्थापित की गई, या फिर लौह इस्पात उद्योग है तो लोहा बनाने के लिए, तो अंत में क्या मिल जाएगा? लोहा प्राप्त हो जाएगा, स्टील प्राप्त हो जाएगा। तो वही उद्देश्य है उद्योग को लगाने का। तो इस तरह से ये एक पूरी व्यवस्था है औद्योगिक तंत्र में। ये निवेश, प्रक्रम और निर्गत, ये सब कुछ शामिल होकर एक व्यवस्था के रूप में काम करता है, तब जाकर अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है? तब जाकर अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। प्राप्त क्या करना है? अंतिम उत्पाद, जिसके लिए ये सारे निवेश और कई क्रियाकलाप या कई फंक्शन से गुजरने के बाद ही अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये एक इंडस्ट्री जो व्यवस्था है, ये पूरी क्या है? एक सिस्टम की तरह है। आप देख रहे हैं, एक सिस्टम की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। औद्योगिक प्रदेश, जो इंडस्ट्रियल रीजन है, औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन, क्षेत्र। ठीक है, ये जो औद्योगिक प्रदेश है, ये विश्व में और भारत में दो तरह से देखेंगे हम कि विश्व में कहाँ पर है और भारत में प्रमुख रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, तो विश्व में कहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं? पूर्वोत्तर अमेरिका, अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक प्रदेश बड़े स्तर पर विकसित हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त पश्चिमी मध्य यूरोप में, पश्चिमी मध्य यूरोप में, यूरोप का जो पश्चिमी और मध्य क्षेत्र है, वहां पर औद्योगिक क्षेत्र बड़े पैमाने पर विकसित है, स्थापित है। इसके अतिरिक्त विश्व स्तर पर देखें तो पूर्वी एशिया में औद्योगिक क्षेत्र बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, है ना, स्थापित किए गए हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में बहुत सारे औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह, मुंबई पुणे समूह, तमिलनाडु प्रदेश, ये क्या है? भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं। अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, इनके आप नाम अभी लिख लीजिए, फिर आगे चलकर इनको मैप में दिखाया जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, और है गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल क्षेत्र।
वहीं कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, और भी कई सारे हैं, फिलहाल इतने पर्याप्त हैं, है ना। तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो भारत में आपने देखा कई सारे औद्योगिक प्रदेश हैं। विश्व के स्तर पर भी देख लिया आपने कि पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी मध्य यूरोप और पूर्वी एशिया में औद्योगिक प्रदेश जो इंडस्ट्रियल रीजन है बड़े स्तर पर डेवलप है, स्थापित किए गए हैं। भारत में भी आपने ये नाम देखे हैं, तमिलनाडु प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा और छोटा नागपुर प्रदेश, साथ ही कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, है ना। तो ये हमने औद्योगिक प्रदेश के बारे में जान गया। विश्व स्तर पर अगर देखें तो जो औद्योगिक प्रदेश है वो कहाँ स्थित होंगे? औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित होंगे? जैसे कि विश्व स्तर पर आप जोन वाइज देखें, जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इस तरह से अगर देखेंगे तो अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में औद्योगिक प्रदेश स्थित है। ठीक है, औद्योगिक प्रदेश स्थित है, जो स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कहाँ पर है? पोर्ट जानते हैं, समुद्री पोर्ट, समुद्री पोर्ट के समीप समुद्री पत्तन, पोर्ट को क्या कहते हैं? पत्तन, समुद्री पत्तनों, ब्रैकेट में पोर्ट लिख लीजिए, पत्तनों के समीप, ताकि बाहर दूसरे देशों को क्या किया जाए? उत्पाद को भेजा जा सके आसानी से। इसके लिए समुद्री पत्तन के समीप स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं औद्योगिक क्षेत्र सबसे अधिक? कोयला क्षेत्रों के निकट। कहाँ पर? कोयला क्षेत्रों के निकट। तो मोटे तौर पर कहीं पर भी आप कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि कोयला क्षेत्र के निकट होना चाहिए, या फिर इंडस्ट्री जो लगाई है वो क्या हो? समुद्री पत्तन के या पोर्ट के, सी पोर्ट के पास होनी चाहिए, ताकि जो भी उत्पाद बना रही है इंडस्ट्री उसे क्या किया जाए? बाहर दूसरे देशों को आसानी से भेजा जा सके, है ना। जिससे परिवहन लागत क्या होगी? कम हो जाएगी। यदि अंदर के क्षेत्रों में या स्थल क्षेत्रों में लगाया जाएगा तो क्या होगा? परिवहन लागत बहुत बढ़ जाएगी, जिससे उत्पाद की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, है ना। तो वो क्या है? वो सही नहीं है। उत्पाद की कीमत बढ़ जाएगी तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या होगा? वो उत्पाद बिकेगा? नहीं बिकेगा। मीन्स कि कम खरीदेंगे लोग, ठीक है। इसलिए समुद्री पत्तन के समीप। तो ये कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपको याद होना चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्री अगर लगाई जा रही है तो उसके लिए कौन सी स्थिति अच्छी हो सकती है, कहाँ पर लगाना अच्छा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं उद्योगों का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, उद्योगों का वितरण, है ना, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या जानने वाले हैं? लोहा इस्पात उद्योग को, और सूती वस्त्र उद्योग, और एक और है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, है ना। तो लोहा इस्पात उद्योग और जो सूती वस्त्र उद्योग है, लोहा का उद्योग है जो, और सूती का वस्त्र उद्योग है, ये क्या है? ये काफी पुराने उद्योग है। क्या है? पुराना उद्योग है, ठीक है। लेकिन जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, ये क्या है? जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, ये एक नया उभरता उद्योग है। ये क्या है? एक नया उभरता उद्योग है।
तो जो ऐसे उद्योग होते हैं, जो नए उद्योग होते हैं, नया उभरता हुआ उद्योग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सनराइज इंडस्ट्री। नए उभरते उद्योग के क्या कहते हैं? सनराइज उद्योग। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सनराइज उद्योग किसे कहते हैं? तो जो उद्योग नए होते हैं, उभर रहे होते हैं, उन्हीं उद्योगों को क्या कहते हैं? सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। लोहा इस्पात उद्योग, विश्व के स्तर पर देखें इसका जो वितरण क्या होगा? जर्मनी में ये उद्योग, अमेरिका में, चीन में, जापान में और रूस में, यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोहा इस्पात उद्योग क्या है? फैला हुआ है। ठीक है। वहीं सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग भारत में, हांगकांग में, दक्षिण कोरिया में, जापान में और ताइवान, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की बात की जाए तो ये जो उद्योग है, ये उद्योग कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? पूरे विश्व के स्तर पर अभी देख रहे हैं, तो उसी अनुसार आपको वितरण बताया जा रहा है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है इस प्रौद्योगिकी का। सिलिकॉन वैली नाम सुना है आपने? बिल्कुल। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में। तो सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी कहाँ है ये? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में। और भारत में कहाँ पर है? भारत में बेंगलुरु में, है ना? बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग स्थित है। ठीक है। तो इस तरह से हमने उद्योगों का डिस्ट्रीब्यूशन जाना। डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए हमें स्पेसिफिक सेक्टर उद्योग का पूल लेना होगा, जैसे कि लोहा, सूती और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। हमने उसका वितरण, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फैलाव है, वो जाना कि कहाँ कहाँ पर ये उद्योग फैले हुए हैं या स्थापित किए गए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी में से एक एक करके हम एक एक उद्योग के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जानने वाले हैं लोहा इस्पात उद्योग को। लोहा इस्पात उद्योग क्या है? ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री, इस उद्योग के बारे में हम जानने वाले हैं, है ना? सबसे पहले तो जानते हैं ये जो उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये एक पोषक उद्योग है। क्या है? पोषक उद्योग है। पोषक उद्योग जो समझते हैं क्या होता है? पोषक उद्योग, फीडर इंडस्ट्री। पोषक उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनके उत्पाद, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग जो है, इसका जो उत्पाद होगा, स्टील या लोहा जो भी बनेगा, अंतिम उत्पाद होगा, वो जो उत्पाद है वो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये उद्योग क्या है? पोषक उद्योग है। लिख ले। इसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो भी क्या होगा? जो भी अंतिम उत्पाद होगा, इस उद्योग से जो भी अंतिम उत्पाद बनेगा, लौह इस्पात उद्योग है तो क्या बनेगा? अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? इस्पात, है ना? तो उसको जो है
दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए उद्योग पढ़ रहे हैं हम। हमने एक उद्योग के बारे में पढ़ना शुरू किया, कौन सा? लोहा इस्पात उद्योग। उद्योग जब कभी भी लगेगा उसमें 3 चरण होंगे, 3 चीजें शामिल होंगी, चरण नहीं शामिल होंगी। कौन से? निवेश होगा, प्रक्रम होगा और निर्गत होगा, आउटपुट होगा, जो अंतिम उत्पाद बनेगा। आपने अभी जाना ना, कोई भी उद्योग क्या होता है? एक सिस्टम की तरह काम करता है। तो हर उद्योग में निवेश चाहिए, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट मिलेगा। तो इस उद्योग में क्या निवेश चाहिए? निवेश। निवेश यहाँ नहीं लिखना है, निवेश। इन्वेस्टमेंट क्या है ना, इस उद्योग के लिए। फिर प्रक्रम, फिर निर्गत। उद्योग कोई भी हो, ध्यान रखना इसी व्यवस्था के तहत वो कार्य करेगा। सबसे पहले निवेश मालूम होना चाहिए, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी कच्चे माल के साथ जो है, और लास्ट में क्या मिलेगा? अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद। तो देखते हैं निवेश के अंतर्गत क्या क्या है। श्रम, कैसा? सस्ता, है ना। पूंजी चाहिए, कैपिटल, ठीक है। और स्थान, स्थान आप लिख सकते हो भूमि। उद्योग लगाने के लिए भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और इसके अतिरिक्त क्या चाहिए? लौह इस्पात उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, तो लौह अयस्क चाहिए। क्या चाहिए? अयस्क। ओर, आयरन ओर चाहिए, आयरन ओर। कोयला चाहिए निवेश के तौर पर, और चूना पत्थर चाहिए। तो ये सब क्या है? कच्चा माल है ना। ये सब निवेश ही है, श्रम, पूंजी, भूमि, परिवहन भी चाहिए, जल भी चाहिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं परिवहन चाहिए, जल भी चाहिए, ठीक है, बिजली भी चाहिए। लेकिन ये सब करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल, ये जो कच्चा माल है, इसी कच्चे माल का प्रयोग करके क्या करेंगे? आगे प्रोसेसिंग होगी, आगे प्रोसेसिंग होगी अगले चरण में। प्रोसेस जो आपने लिखा है, प्रक्रम अगला चरण है ना। तो ये जो कच्चा माल है, इस कच्चा माल के अंतर्गत लौह अयस्क आपने लिया। क्या लिया? लौह अयस्क। कितना? 4 टन, 4 टन, है ना। और कोयला कितना चाहिए? 8 टन। और चूना पत्थर कितना चाहिए? 1 टन। लौह अयस्क 4 टन, कोयला 8 टन, चूना पत्थर 1 टन। इस कच्चे माल को क्या करेंगे? उठाकर एक भट्टी में डाल देंगे। क्या करेंगे? प्रोसेसिंग होगी ना, यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ लेकर आइए इसको ताकि सामने दिखे। इसे भट्टी में झोंका जाएगा, भट्टी में झोंका जाएगा अर्थात डाला जाएगा, ठीक है। क्या होगा वहां पर? ये प्रगलित हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना, स्मेल्टिंग। और इसके बाद अगला चरण क्या है? परिशोधित होगा, रिफाइंड होगा। जो अशुद्धियां होंगी वो सब निकाली जाएंगी, तो रिफाइंड होगा, है ना। और इसके बाद क्या प्राप्त होगा? इस्पात, स्टील। क्या प्राप्त होगा? स्टील। कितना प्राप्त हुआ? 1 टन। तो 1 टन स्टील प्राप्त करने के लिए कितना कच्चा माल चाहिए?
8 टन कोयला, 4 टन लौह अयस्क आयरन ओर चाहिए और 1 टन चूना पत्थर। ये कच्चा माल चाहिए 1 टन स्टील या इस्पात प्राप्त करने के लिए। स्पष्ट है? ये जो स्टील है बहुत कड़ा होता है, आसानी से काट सकते हैं, इसे आकार देना भी बहुत आसान होता है। इसी स्टील में, इस्पात में एल्यूमिनियम है, निकेल है, कॉपर है, इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलाकर क्या बनाते हैं? मिश्र धातुएं बनाते हैं, जो कि बहुत कठोर होती हैं और बहुत मजबूत भी होती हैं और जंग प्रतिरोधक क्षमता उनमें होती है, अर्थात उनमें जंग नहीं लगता है। तो अलग अलग मात्रा में मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, ये जो स्टील है इसे आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आधुनिक, ये जो लौह इस्पात उद्योग है इसी को ही कह लें आप, स्टील को कह लें, एक ही बात है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड है। ठीक है, क्यों कह रहे हैं आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड है? क्योंकि इस स्टील के माध्यम से क्या-क्या आप बना सकते हैं, कहाँ-कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आपको लगेगा कि हाँ, सच में जो इंडस्ट्री है, मॉडर्न इंडस्ट्री, उसका क्या है? मेरुदंड है। जैसे कि इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं कहाँ? तार बनाने में, सबसे आसान। स्टील का प्रयोग, इस्पात का प्रयोग तार बनाने में कर सकते हैं, है ना? औजार बनाने में कर सकते हैं, टूल्स, ठीक है। मशीन बनाने में भी स्टील का प्रयोग किया जाता है। क्या आपको कोई मशीन याद आ रही है? बहुत बढ़िया। पोत बनाने में भी, पोत जानते हैं ना, जहाज जो समुद्र में चलते हैं पानी पर, हाँ, उन्हें बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, स्टील का, लोहे का प्रयोग किया जाता है। और रेलगाड़ी बनाने में भी किया जाता है, ट्रक बनाने में भी प्रयोग किया जाता है इसका, ऑटो बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टील का, लोहे का, है ना? तो पोत है, रेलगाड़ी है, ट्रक है, ये अधिकांशतः किससे बने होते हैं? इस्पात से बने होते हैं, स्टील से बने होते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह से आधुनिक उद्योग, जितने उद्योग हैं मॉडर्न, उनका मेरुदंड किस तरह से है। अभी कहाँ, आगे देखिए, आगे आपको पता चलेगा कि आपके घर में भी बहुत आसानी से इसकी प्रेजेंस है। जैसे कि सेफ्टी पिन लगाते हैं ना, एक तो साड़ी में ही लगती है, वो भी स्टील से ही बनी होती है ना। दूसरा, सुई, यहाँ तक कि जो तेल के कुएं होते हैं, बड़े बड़े कुएं, जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि तेल के कुओं से तेल निकाला जाता है ना। बॉम्बे हाई से, ऑफशोर बॉम्बे हाई से तेल के जो कुएं हैं वहां से बड़ी बड़ी मशीनों से तेल निकाला जाता है। कैसे? ड्रिल करके, है ना। तो जो बड़ी बड़ी मशीनें किससे बनी हुई हैं? इस्पात से बनी हुई हैं। किससे? इस्पात से बनी हुई हैं। लिख सकते हैं, इस्पात से बनी मशीनों से निकाला जाता है, निकाला जाता है। पाइपलाइन जानते हैं? तेल का परिवहन होता है पाइपलाइन के माध्यम से, है ना। तो वो जो पाइपलाइन बनी है वो किससे बनी है? स्टील से बनी है, इस्पात से बनी है। ठीक है, तो पाइपलाइन बनाने के लिए भी इसी का प्रयोग करते हैं। खनिजों का, जो मिनरल्स होते हैं उनका खनन करने के लिए जो मशीन या उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए भी किससे बने हैं वो? इस्पात से बने हुए हैं। तो खनिजों के खनन में भी प्रयोग होता है, खनिजों के खनन में भी। इसके साथ ही भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के जो यंत्र हैं, क्या? कृषि के जो यंत्र हैं वो भी किससे बने हैं? इस्पात के बने होते हैं। तो एक बड़ा क्षेत्र इस्पात कवर कर रहे हैं।
जैसे मैंने कहा कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। इसके अतिरिक्त जो भवनों के ढांचे होते हैं, जब घर बनता है तो ढांचा बनता है ना, जो भवनों का ढांचा होता है वो भी इसी से बने होते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसके अलावा आप देखना चाहें अपने आसपास तो आप देखते हैं कि आप जिस पर कपड़े टांगते हैं, हैंगर, है ना, जो स्टील या लोहे के बने होते हैं। आपके घर का जो दरवाजा है, दरवाजे का में फिट करने के लिए जो सांचे होते हैं वो भी लोहे या स्टील के बने होते हैं। हैंडल दरवाजे के लोहे या स्टील के बने होते हैं, है ना। आपकी अलमीरा इस्पात से बनी होती है, ठीक है। तो आपके आसपास जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि लोहा या स्टील, इन दोनों में से किसी न किसी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कुछ परसेंटेज का फर्क आता है, कुछ मिश्रित किया जाता है जिससे इस्पात बेहतर होता है ना। बाकी किचन में तो आप देखते ही हैं, इस्पात बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, स्टील के बर्तन, ठीक है। तो इस तरह से जो उपयोग है इसका, जो प्रयोग है इस्पात का, स्टील का, वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे आधुनिक उद्योगों का क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। साथ ही इसे पोषक उद्योग भी कहते हैं। अब जितने प्रयोग आपने जाने हैं, इन सब की क्या होगी, एक छोटे छोटे ये उद्योग होंगे। पाइपलाइन बनाने वाला एक इंडस्ट्री अलग होगा, कृषि के यंत्र बनाने की इंडस्ट्री अलग होगी, है ना। तेल के कुएं, जो तेल से कुएं निकाले जाते हैं, तेल के कुएं होते हैं, उनकी मशीन बनाने का अलग होगा उद्योग। तो ये सब प्रयोग किसका कर रहे हैं, इस्पात का। स्टील का प्रयोग करके क्या बना रहे हैं, मशीन बना रहे हैं, सेफ्टी पिन बनाई जा रही है, सुई बनाया जा रहा है, ट्रक बनाया जा रहा है, पोत बनाया जा रहा है, रेलगाड़ी बनाई जा रही है। तो ये क्या है, बेस क्या है, स्टील, इस्पात, लोहा, है ना। तो ये जो लोहा इस्पात उद्योग है, ये अन्य उद्योगों के लिए किस तरह कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये किस तरह से पोषक उद्योग कहलाता है, ये भी आपको अब क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं मान रही हूँ, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, ये जो लोहा इस्पात उद्योग है, ये वर्ष 1800 से 1800 ईस्वी से पहले इसकी स्थिति क्या थी, कहाँ लगाए जाते थे ये उद्योग, कौन से, लोहा इस्पात उद्योग 1800 ईस्वी से पहले कहाँ लगाए जाते थे। मीन्स की किन क्षेत्रों में क्या इसकी जरूरत थी, नीड क्या, किस नीड के आधार पर के बेसिस पर लगाए जाते थे। तो ये 1800 ईस्वी से पूर्व जो है, उन क्षेत्रों में लगाए जाते थे जहां पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो, मतलब पर्याप्त हो, साथ ही बहता हुआ जल या पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। बहता हुआ जल आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो। ये जो निवेश के बिंदु हैं, इनके आधार पर 1800 से पहले उद्योग लगाया जाता था, लौह इस्पात उद्योग लगाया जाता था। इन्हें ध्यान में रख कर कि कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जहां भी इंडस्ट्री लगाई जा रही है, और विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके वहां पर, और पास में क्या हो, पानी उपलब्ध हो, पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट, 1800 से पहले की ये स्थिति थी। तो 1800 के बाद क्या स्थिति थी, देखते हैं किस आधार पर इंडस्ट्री लगाई जाती थी, लौह इस्पात उद्योग लगाया जाता था। तो 1800 से 1950, 1800 से 1950 तक क्या स्थिति थी, कहाँ पर लौह इस्पात उद्योग लगाए जाते थे, कौन से बिंदु को ध्यान में रखा जाता था। तो कोयला क्षेत्र के पास या समीप, कोयला क्षेत्र के निकट, और नहर होना चाहिए वहां पर, नहरों के निकट। नहर है तो किसकी बात की जा रही है, पानी होना चाहिए, है ना, जल उपलब्ध होगा। नहर है तो क्या होगा, जल उपलब्ध।
साथ ही रेलवे के निकट परिवहन का ध्यान रखा गया। तो आपने देखा 1800 ईस्वी से पूर्व कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और पानी की उपलब्धता जहां थी वहां पर उद्योग लगाए गए। कौन सा? लौह इस्पात उद्योग। 1800 से 1950 तक की स्थिति के बीच क्या स्थिति बनी? जो उद्योग लगाए गए हैं, विशेषकर लौह इस्पात उद्योग जो है वो कोयला क्षेत्र के निकट, नहरों के निकट, रेलवे के निकट लगाए गए। यहाँ पर परिवहन आ गया, इसका ध्यान दिया जाने लगा। और वहीं बात करें 1950 के बाद जो उद्योग लगाए गए उसमें क्या ध्यान में रखा गया? ध्यान में रखा गया कि वो समुद्र पत्तन के निकट हो, सी पोर्ट के निकट हो। क्या कारण है? ताकि क्या किया जा सके? जो उत्पाद बनाया है इंडस्ट्री ने उसे दूसरे देशों को भेजा जा सके, अर्थात एक्सपोर्ट करना आसान हो, जिससे परिवहन लागत क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के जो विशाल क्षेत्र होते हैं, बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, विशाल क्षेत्रों में ये इंडस्ट्री लगाई गई। और इसलिए भी लगाई गई, एक तो एक्सपोर्ट करने के उद्देश्य से, और 1950 तक के बाद का जो समय, 1950 नहीं, 1950 के बाद का जो समय है, उस समय इतना विकसित हो चुकी थी इंडस्ट्री, उद्योग इतने विकसित हो चुके थे कि उन्हें उत्पादन करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के नजरिए से भी समुद्र पत्तन के पास, सी पोर्ट के पास इन्हें लगाया गया, स्थापित किया गया उद्योगों को। ठीक है, एक तो कारण है एक्सपोर्ट करने का, दूसरा इंपोर्ट करने के लिए कच्चा माल इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत के बारे में। हमने अब तक जो कुछ जाना है वो लोहे से इस्पात कैसे बना, कितना चाहिए इस्पात बनाने के लिए, कोयला कितना, लौह इसके चाहिए, कितना चूना पत्थर चाहिए, हमने ये सब जाना है। अब हम जानते हैं भारत में लोहा इस्पात उद्योग के बारे में, कहाँ कहाँ पर है ये उत्पाद केंद्र, कहाँ पर है उद्योग या फिर लोहा, आप कह सकते हो उत्पादक केंद्र, लोहा इस्पात उत्पादक केंद्र, है ना, ये ठीक है। कहाँ कहाँ पर है भारत में? यदि नाम जाने हम तो दुर्गापुर, बर्नपुर, कहाँ स्थित है ये? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, है ना। और ये क्या है? सेल के अधीन है। सेल जानते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, जो कि एक क्या है? महारत्न कंपनी है। इसके अतिरिक्त कहाँ पर है लोहा इस्पात उद्योग, आयरन इंडस्ट्री कहाँ पर है? बर्नपुर हो गया। चलिए, भिलाई, भिलाई में स्थापित है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और जमशेदपुर, आप इसे मैप में भी देख सकते हैं, मैं आपको अभी बता दूंगी। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड। राउरकेला, इस्पात उद्योग उड़ीसा में है। और बोकारो, बोकारो इस्पात उद्योग कहाँ है? झारखंड में है। इसके अलावा, इसके अलावा है भद्रावती और विजयनगर में इस्पात उद्योग है। ये दोनों कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। विशाखापट्टनम में कहाँ है? आंध्र प्रदेश में।
और वहीं शलेम, ये इस्पात उद्योग कहाँ पर है? तमिलनाडु में, है ना। लेकिन जो भारत में लौह इस्पात उद्योग है वो विशेषकर मुख्य रूप से 4 राज्यों में फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, है ना। 4 राज्यों में फैला हुआ है। अगर आप ऑन मैप इसे देखना चाहें तो कुछ ऐसा होगा। मोटे तौर पर हम मैपिंग कर लेते हैं, जैसे कि 4 राज्य यहाँ पर होंगे। यहाँ वेस्ट बंगाल है, झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, उड़ीसा। तो इन 4 राज्यों में लौह इस्पात उद्योग केंद्र हैं। आप इसे कह सकते हैं, एक-एक करके नाम चाहें तो लिख लें। जैसे वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर और बर्नपुर, सारे मत लिखिए, है ना। कर्नाटक, ये क्या है? यहाँ पर केरल है, यहाँ क्या होगा? कर्नाटक होगा। ये कर्नाटक है, कर्नाटक में 2 हैं। ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में सलेम इस्पात उद्योग। आंध्र प्रदेश, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। बात करते हैं, जब देश आजाद हुआ, भारत वर्ष 1947 में आजाद हुआ ना, तो जब देश आजाद हुआ तब उस समय कितने आयरन ओर इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री सॉरी, भारत के पास थी। तो जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब भारत के पास केवल कितनी इंडस्ट्री थी? शायद एक भी नहीं, है ना। क्योंकि देश आजाद हुआ 1947 में, ठीक है। और 1947 से पहले भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था। ध्यान रखिएगा, भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? केवल एक, नाम था टिस्को। याद आया? हाँ, लेकिन ये एक निजी कंपनी थी। कैसी थी? निजी कंपनी थी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा शायद एक भी नहीं, क्योंकि ये एक निजी कंपनी थी। क्या है इसका पूरा नाम? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। आपने इसी क्लास में पढ़ा है, चैप्टर 5 में, कि जो इंडस्ट्री है वो कितने प्रकार की होती है? निजी भी हो सकती है, संयुक्त भी हो सकती है, कोऑपरेटिव भी हो सकती है, पढ़ा था ना। तो वैसे ही ये निजी कंपनी थी। इसका स्वामित्व किसके पास था? निजी तौर पर निजी स्वामित्व था, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप, निजी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी ये। लेकिन 1947 के बाद क्या हुआ? 1947 के बाद जब देश आजाद हो गया तो सरकार ने इसे अपने हाथों में ले लिया। इस्पात स्टील की ये जो कंपनी है, सरकार ने इसे अपने हाथों में ले लिया। सरकार ने इसे ले लिया, ठीक है। तो अब भारत के पास भी हो गई। तो कुल मिला के भारत के पास टिस्को था, है ना। भारत के पास टिस्को था, ये हमने जाना। बात करते हैं टिस्को की। टिस्को के मूल रूप में शुरुआत कब हुई थी? 1907 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी, इस इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। जो टिस्को है ये, इसे हम अगले पेज पर कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं। ये एक सर्कल
है ना। टिस्को कहाँ पर स्थापित किया गया है? स्वर्ण रेखा और खरकई, ये नदियां हैं, खरकई नदियों के संगम के समीप एक स्थान है, नाम था साकची। क्या नाम था? साकची। तो साकची में स्थापित किया गया था इसे। स्वर्ण रेखा झारखंड के रांची से निकलती है ये नदी, ठीक है। और इसी साकची स्थान का नाम बदलकर आगे चलकर इसका नाम बदल दिया गया। नाम बदलकर क्या रखा गया? जमशेदपुर। क्या रखा गया? जमशेदपुर। किसके नाम पर रखा गया है? जमशेदजी टाटा के नाम पर इसे रखा गया है, ठीक है। क्या रखा गया? जमशेदजी टाटा जी के नाम पर इसका नाम जमशेदपुर रखा गया, इस स्थान का। तो ये पॉइंट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया, इसका स्थान, है ना। जैसे कि ये सोचिए, ये स्वर्ण रेखा नदी है कुछ इस तरह से, ये स्वर्ण रेखा नदी है और ये खरकई नदी है। ये जो संगम है यहाँ पर, यहीं के पास जो है स्थापित किया गया है, ठीक है, कुछ इस तरह से, जिससे नदी के संगम के पास स्थापित किया गया है। तो इससे क्या पता चल रहा है? जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। यहीं पर लिख लो, जल की उपलब्धता तो हो गई, है ना, या पर्याप्तता, या पर्याप्त रूप से जल उपलब्ध हो गया, एक निवेश पूरा हुआ, है ना। साथ ही ये रेल मार्ग के पास था। ये जो क्षेत्र निर्धारित किया गया, ये बंगाल नागपुर रेल मार्ग के पास था। रेल मार्ग पर एक स्टेशन है, काली माटी स्टेशन। काली माटी स्टेशन, इससे मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर है ये स्थान। कौन सा? साकची। 32 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आसानी से परिवहन हो जाएगा, है ना। परिवहन क्या हो गया? आसान हो गया। साथ ही यहां लिख लो, परिवहन का ध्यान रखा गया। साथ ही साकची स्थान पर टिस्को जहां पर स्थापित किया गया, वहां से क्या था? कोलकाता निकट था। कोलकाता निकट था, यह स्थान कलकत्ता के निकट था। तो कलकत्ता से क्या तात्पर्य है? अर्थात बाजार, बाजार तक पहुंच। जो भी उत्पाद, जैसे टिस्को लोहा बना रहा है, स्टील बना रहा है, तो बाजार तक पहुंचाना भी तो है। परिवहन के साथ साथ बाजार भी चाहिए। परिवहन अच्छा है पर बाजार नहीं, उसका भी कोई लाभ नहीं है। तो बाजार तक पहुंच भी होनी चाहिए, बाजार अच्छा है। अब पूंजी, इसे लगाने के लिए, इसे स्थापित करने के लिए पूंजी मिली। कैसे? सरकारी प्रोत्साहन। सरकार ने कुछ छूट दी, कुछ प्रोत्साहन दिया, कुछ लाभ दिया। तो सरकारी प्रोत्साहन से पूंजी मिल गई। इसके अतिरिक्त अब बारी आती है किसकी? कच्चा माल की। कच्चा माल भी तो चाहिए ना, कच्चा माल। ये सब तो बाजार तक पहुंच जाएगा। परिवहन हमने देख लिया, पानी की उपलब्धता देख ली,
ये सब सुनिश्चित कर लिया। अब कच्चे माल पर आते हैं। कच्चा माल, कच्चे माल के तहत क्या चाहिए? कोयला। इस उद्योग के लिए कोयला चाहिए। कोयला कहाँ से प्राप्त होता था? झरिया से। झरिया क्षेत्र है, वहां से कोयला प्राप्त होता था। दूसरा है लौह अयस्क। इस उद्योग को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त हो रहा है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क प्राप्त हो रहा है, जो कि पास ही है। अब बात करते हैं, एक और कच्चा माल है जो चाहिए होता है, चूना पत्थर, है ना? ये कहाँ से मिल रहा है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। तो अब कच्चा माल भी मिल गया, परिवहन भी अच्छा है, हमने देखा बाजार तक पहुंच भी अच्छी है। अब इन सभी कच्चा माल का उपयोग करके क्या बना देंगे? इस्पात बन जाएगा, है ना? जब कोई बड़ी इंडस्ट्री लगती है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई बड़ी इंडस्ट्री लगती है जैसे कि टिस्को, है ना, तो उसके आसपास कई छोटे छोटे उद्योग क्या होते हैं? डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो टिस्को के आसपास, टिस्को के आसपास कई अन्य उद्योग विकसित हुए। तो बहुत बड़े स्तर पर क्या होता है? विकास होता है और लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे कि इंजनों के पुर्जे बनाने का काम वहीं पास में होने लगा, है ना? कृषि उपकरण बनाने का काम वहीं पास में होने लगा। कृषि उपकरण, मशीनें बनाने का काम उसी, जो बड़ा उद्योग है उसी के पास में होने लगा। टीन की चादरें बनाने का काम पास में होने लगा, उद्योग के आसपास के क्षेत्र में, है ना? केबल है, तार का उत्पादन है। तो आपने अब तक जो जाना वो क्या है? छोटे छोटे उद्योगों के रूप में उभर कर आसपास क्या हो जाएंगे? विकसित हो जाएंगे। तो वो अपने आप में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इस उद्योग को जान लिया। ये पूरी कहानी किसकी थी? जमशेदपुर की थी, है ना? तो मैंने प्रॉपर यहाँ पर हेडिंग नहीं डलवाई है, आप ध्यान रखेंगे इस बात का। ये तो हमने भारत का लौह उद्योग जाना, लौह इस्पात उद्योग के बारे में जाना, जो कि एक है जमशेदपुर। कई सारे हैं, हमने यहाँ पर जमशेदपुर के बारे में जाना है। हेडिंग डाल दूं क्या? चलिए डाल देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जमशेदपुर, ठीक है, आगे देखते हैं। हम इसी तरह विश्व के स्तर पर देख लेते हैं कि विश्व में कोई एक लौह इस्पात उद्योग के बारे में जान लेते हैं। क्या है वो? पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग, या इसे क्या कहते हैं? इस्पात नगर भी कहते हैं। जैसे कि जमशेदपुर को स्टील सिटी कहते हैं, हाँ? स्टील सिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है? इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग में जो इस्पात उद्योग है कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो ये जानना है हमें। अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका में एक राज्य है पेंसिल्वेनिया, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कोई भी उद्योग लगे, जैसे कि ये इस्पात उद्योग है, इसके लिए कच्चा माल चाहिए होगा। हमेशा ध्यान रखना है कुछ मूलभूत बातें। कच्चा माल, कोयला। कच्चा माल के अंतर्गत कोयला। कोयला पिट्सबर्ग में कहाँ से प्राप्त होता है? पिट्सबर्ग से ही कोयला प्राप्त हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, एक फैक्टर क्या था? कोयले के निकट औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं। तो ये कहाँ है? कोयले के निकट है। पिट्सबर्ग क्षेत्र से ही, पिट्सबर्ग से ही कोयला प्राप्त हो जाता है।
बात करें लौह अयस्क की, लौह अयस्क आयरन ओर कहाँ से प्राप्त होता है? पिट्सबर्ग इस्पात उद्योग को ये प्राप्त होता है मिन्सेंटा से। ये भी एक राज्य है, मिन्सेंटा से, है ना। कैसे पहुंचता है? पिट्सबर्ग और मिन्सेंटा के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 1500 किलोमीटर की दूरी है। तो दूरी तो बहुत हो गई, है ना। तो खान से, जो पिट्सबर्ग की खान है, खान से ये लॉयस की जो खान है वहां से पिट्सबर्ग तक लौह अयस्क कैसे पहुंचता है? लौह अयस्क नौ परिवहन के माध्यम से, नौ परिवहन के माध्यम से। नौ परिवहन मतलब पानी है वहां पर, है ना, पानी वाले जो जहाज होते हैं। इसके लिए उत्तरदायी है ग्रेट लेक्स। कौन? ग्रेट लेक्स, जिनमें नौ परिवहन किया जाता है और उनके माध्यम से मिनेसेंटा से पिट्सबर्ग लौह अयस्क पहुंचाया जाता है। तो ये क्या है? जल मार्ग है। ग्रेट लेक्स क्या है? प्रश्न तो ये भी है ना। ग्रेट लेक्स 5 झीलों का पहले तो समूह है, झीलों का एक समूह का है, ठीक है। इसके अंतर्गत 5 झीलें हैं, इतना तो आपको स्पष्ट हो गया। सॉरी, इसके अंतर्गत 5 झीलें हैं। कौन कौन सी? सुपीरियर झील, ह्यूरोन झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील और एरी झील, है ना। जो सुपीरियर झील है ये सबसे बड़ी झील है, ये सबसे बड़ी झील है। वहीं जो मिशिगन झील है ये झील केवल अमेरिका में बहती है, स्थित है ना, केवल अमेरिका में स्थित है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेट लेक्स में से कौन सी झील है जो केवल अमेरिका में स्थित है या पाई जाती है? वो है मिशिगन। बाकी सारी झीलें, जो 4 झील बची हुई हैं, ये क्या करती हैं? अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा बनाती हैं या अमेरिका और कनाडा के बीच फैली हुई हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटारियो, इरी क्या करती हैं? या मोटे तौर पर ग्रेट लेक्स ही अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती हैं। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर फैली है, ठीक है। लेकिन इसमें से मिशिगन केवल अमेरिका में स्थित है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखें। पिट्सबर्ग इस्पात उद्योग जो अमेरिका में स्थित है, इसे पानी कहाँ से मिलता है? जल, जल होना भी आवश्यक है ना, बिना जल के कैसे होगा? पानी कहाँ से मिलता है? ओहियो, ओहियो नदी है, और मोनो, मोनोघेला ये भी नदी है, और एल्गनी, इन नदियों से इससे जल मिलता है। और जब इस्पात, स्टील बनकर तैयार हो जाता है, जो परिष्कृत स्टील है, रिफाइंड स्टील, उसे क्या करते हैं? स्थल और जल, स्थल और जल, इन दोनों ही माध्यमों से बाजार में पहुंचाया जाता है। दोनों ही माध्यमों से बाजार में पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से विदेशी स्तर पर, फॉरेन
के स्तर पर, विश्व के स्तर पर हमने एक उद्योग के बारे में जाना, पिट्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग, और भारत में एक उद्योग हमने जाना जमशेदपुर का, है ना। और लौह इस्पात उद्योग या लौह उत्पादक केंद्र जो है भारत में कहाँ-कहाँ पर है, ये भी हमने जान लिया। अगर आप अमेरिका को देखोगे, जैसे मैंने बताया आपको कि पिट्सबर्ग और किसके बीच, मिनेसोटा के बीच 1500 किलोमीटर की दूरी है। तो अमेरिका कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, मैप की बात करेंगे तो, है ना, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर है पिट्सबर्ग और यहाँ पर मिनेसोटा, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये जो दूरी आपको दिखेगी, ये कितनी, 1500 किलोमीटर की है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए बता दिया है। ओके, इसी के साथ अगली क्लास में मिलते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।